गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशंस। इसके अंदर क्या है, पहले हम पढ़ेंगे नोमेनकल्चर। पौधों का नामकरण। पौधों को पुकारने के लिए उनके नामकरण की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में प्राचीन या पुराने नामकरण में कठिनाइयों का अनुभव होने पर पौधों को वानस्पतिक नाम दिया गया, यानी कि पौधों को बॉटनिकल नाम दिया गया। प्रत्येक बॉटनिकल नेम होता है वो प्रत्येक बॉटनिकल नेम दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है जीन्स और दूसरा होता है स्पीसीज। जीन्स का अर्थ होता है वंश और स्पीसीज का अर्थ होता है जाति। प्रत्येक बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम होता है वो दो भागों से मिलकर के बना होता है, वंश और जाति, जीन्स और स्पीसीज से मिलकर के बना होता है। जीन्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल लिखा जाता है, जबकि स्पीसीज के सभी लेटर्स स्मॉल लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सिट्रस, सिट्रस आरंटिफोलिया। ये किसका बॉटनिकल नेम होता है? लेमन का। इसमें क्या होता है कि जीन्स का पहला लेटर यानी कि पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, जबकि स्पीसीज के सभी लेटर्स स्मॉल लिखे जाते हैं। ये क्या है? पहले वंश या जीन्स होता है और ये क्या है? स्पीसीज, जाति। जाति के सभी लेटर्स होते हैं वो स्मॉल लिखे जाते हैं। जैसे सिट्रस रेंटिकुलाटा, ये किसका बॉटनिकल नाम होता है? संतरे का। वंश है वो सेम हो सकता है, पर जाति है वो एक मौलिक इकाई होती है, वो सेम नहीं होती। यानी कि नींबू का और संतरे का वंश एक ही है, जीन्स है वो सेम ही है, सिट्रस, जबकि इनकी स्पीसीज है वो भिन्न है। इसकी लेमन की है ओरेंटिफोलिया, जबकि संतरे की है रेंटिकुलाटा।
सर्वप्रथम नामकरण करने का श्रेय कार्ल बोन लिने को जाता है। भी सबसे पहले पौधों को समूह में बांटना और उनका नामकरण करने का श्रेय कौन से वैज्ञानिक को जाता है? कार्ल बोन लिन। ये कहाँ के थे? ये स्वीडन के निवासी थे। ये स्वीडन के निवासी थे। इन्होंने 1717 से 1778 तक इस नामकरण या नोमेनकल्चर पर कार्य किया। नोमेनकल्चर बॉटनिकल नाम, इसमें क्या होता है कि पौधों को पुकारने के लिए एक नाम की आवश्यकता होती है। तो पहले क्या होता था, पुराने समय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जिसके कारण पुराने नामकरण में कठिनाई का अनुभव होने पर पौधों का वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नाम बनाया गया। प्रत्येक बॉटनिकल नाम होता है वो विश्व में, पूरे विश्व में, चाहे यूएस से हो, कनाडा हो, इंडिया हो, कहीं पर भी हो, अगर बनाना को मेजीफेरा इंडिका कहते हैं तो सभी पर इसका नाम यही होगा। जैसे अगर सिट्रस को, लेमन का बॉटनिकल नाम सिट्रस आरंटिफोलिया है तो सभी पर सिट्रस आरंटिफोलिया ही लिया जाएगा। क्षेत्रीय नाम या अलग अलग क्षेत्रीय नाम हैं भी, इनके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रत्येक बॉटनिकल नाम होता है वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक जीन्स होता है और एक स्पीसीज होता है। प्रत्येक कोई भी फसल का बॉटनिकल नाम होता है वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है वो होता है जीन्स, पहला होता है वो आगे लिखा जाता है, हमेशा जीन्स लिखा जाता है, बाद में जाति लिखी जाती है, स्पीसीज लिखा जाता है। जीन्स का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए, जबकि स्पीसीज के सभी लेटर स्मॉल वर्ड में लिखे जाते हैं। सर्वप्रथम नामकरण करने का श्रेय है कार्ल बोन लिन को जाता है। यह स्वीडन के निवासी थे और उन्होंने 1717 से 1778 तक नोमेनकल्चर पर कार्य किया। इसके बाद में पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स। नोमेनकल्चर के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनकल्चर, इसमें क्या होता है कि भी इन्होंने बताया, क्या सिद्धांत दिया। पहला सिद्धांत ये है कि प्रत्येक बॉटनिकल नेम जीन्स व स्पीसीज का मिश्रण होता है। जीन्स व स्पीसीज का मिश्रण होता है। फिर प्रत्येक बॉटनिकल नेम होता है, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल बताया था आपको, सिट्रस, आरंटिफोलिया, ये क्या है? जीन्स, और ये क्या है? स्पीसीज। प्रत्येक बॉटनिकल नाम होता है वो जीन्स और स्पीसीज का मिश्रण होगा। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत क्या कहता है भी? किसी पौधे का जातीय नाम अपने मस्क के सभी पौधों से अलग होगा। किसी भी पौधे का जातीय नाम है वो अपने मस्क के सभी पौधों से अलग होगा। किसी भी पौधे का जातीय नाम
अपने वंश या जीन्स के पौधों से अलग होगा। भी जीन्स है सेम हो सकता है, जैसे मैंने जीन्स है वो सेम हो सकता है, जैसे मैंने संतरे में बताया था। संतरे का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सिट्रस रेंटिकुलाटा, जबकि लेमन का बॉटनिकल नाम क्या होता है? सिट्रस आरंटिफोलिया। दोनों में पहले स्टार्टिंग में क्या लग रहा है? सिट्रस, यानी कि जीन्स है वो समान है, प्रजाति है वो अलग होनी चाहिए। तो दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि भी किसी भी पौधे का जातीय नाम, जाति का नाम होगा वो अपने वंश के सभी पौधों से अलग होना चाहिए, अपने वंश के सभी पौधों से अलग होना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल इसका ये कहता है कि किसी भी पौधे का वंशीय नाम सबसे आगे लिखा जाता है। तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है भी? किसी भी पौधे का वंशीय नाम आगे लिखा जाता है वह जाति का नाम पीछे लिखते हैं। तीसरा प्रिंसिपल या तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी पौधे का वंशीय नाम का पहला अक्षर कैपिटल और आगे लिखा जाता है, जबकि जाति के सभी अक्षर या लेटर्स है वो स्मॉल लिख के पीछे की तरफ लिखा जाता है। वंश का नाम आगे, जाति का नाम पीछे लिखा जाता है। चौथा प्रिंसिपल या चौथा सिद्धांत क्या कहता है भी? चौथा सिद्धांत के अनुसार छोटे से छोटा जातीय नाम सबसे अच्छा माना जाता है। चौथा प्रिंसिपल क्या कहता है? छोटे से छोटा जातीय नाम अच्छा माना जाता है। छोटे से छोटे भी, जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश की जाती है स्पीशीज के नाम को। इसके बाद में पढ़ते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशंस। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है भी? बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में पौध जगत को निम्न फाइला में बांटा गया है। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में पौध जगत को निम्न फाइला में बांटा गया है, यानी कि पौध जगत यानी कि प्लांट किंगडम। निम्न मुख्य रूप से हम दो फाइला में बांटते हैं इसे। क्रिप्टोगेमी और फिनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी को
टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और सीजोफाइटा। क्रिप्टोगामी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सीजोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हम वन सेल यानी कि एक कोशिका वाले पौधों को पढ़ते हैं। सीजोफाइटा में एक कोशिका वाले पौधों को पढ़ते हैं। वन सेल, सेलेड सेल। प्लांट, एक से इसमें एग्जाम्पल है जैसे ब्लू ग्रीन एलगी। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें बैक्टीरिया। ब्रायोफाइटा के अंदर, ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ा जाता है अभी? कुछ जटिल पौधों का अध्ययन किया जाता है। कुछ जटिल पौधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मोसेस, लीवर, वर्ड्स, लीवर वर्ड्स। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो जल में उगते हैं, जो अधिकांशतः पौधे जल में उगते हैं। इनके अंतर्गत विशिष्ट उच्च पौधों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट उच्च पौधों का अध्ययन, विशिष्ट उच्च पौधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल एजोला। एजोला, एजोला क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एजोला निम्न में से, या फिर एजोला क्या है, एजोला क्या है? तो एजोला एक वाटर फर्न होता है। क्या होता है? वाटर फर्न। ठीक है। इसके बाद में आता है फिनेरोगमी। फिनेरोगमी को 2 भागों में बांटा गया है। फिनेरोगमी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें फिनेरोगमी को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें जिम्नोस्पर्म, और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिनोस्पर्म के अंतर्गत हमारे सिलेबस में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं भी, जैसे मोरपंखी वगैरह, इनका अध्ययन किया जाता है। हमारा टोटल सिलेबस है हॉर्टिकल्चर का, उसमें अगर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो उसमें एंजियोस्पर्म का आता है। एंजियोस्पर्म, इसके अंदर क्या होता है एंजियोस्पर्म में? एंजियोस्पर्म में फूल वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फूल वाले पौधों का अध्ययन। एंजियोस्पर्म में जिन पौधों के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है,
यानी कि जिन पौधों में फूल का निर्माण होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, बीज का निर्माण होता है, उन सभी पौधों को एंजियोस्पर्म के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ये भी 2 टाइप का होता है भी। एंजियोस्पर्म 2 टाइप का होता है। एक होता है मोनोकोटेड, मोनोकोट प्लांट, एक होता है डाइकोट। मोनोकोट के अंदर इन्हें हिंदी में कहते हैं एक बीजपत्री, और इन्हें डाइकोट को हिंदी में कहते हैं द्विबीजपत्री। तो मोनोकोट के अंदर कौन कौन से पौधों को पढ़ा जाता है? मोनोकोट प्लांट के अंतर्गत किन पौधों को पढ़ा जाता है भी? जैसे अगर हम इनमें डिफरेंस करें, अंतर करें, तो किस आधार पे हम पहचान सकते हैं कि ये मोनोकोट प्लांट है, ये डाइकोट प्लांट है? तो देखते हैं हम। पहला है फ्लोर के आधार पर, फ्लोर के आधार पर। फ्लोर में केपट, सेपल व केटल्स पाए जाते हैं। अगर वो 3 की श्रृंखला में हो, 3, 6, 9 इस टाइप से हो, यानी कि 3 की श्रृंखला में हो, तो वो फ्लोर मोनोकोट प्लांट कहलाएगा। अगर हम फ्लोर को देखें और उसमें केटल व सेपल्स है, वो 3 की श्रृंखला में पाए, 3, 6, 9 इस टाइप से पाए, तो हम फूल देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट है वो मोनोकोट प्लांट है। अगर यहीं 5 की श्रृंखला में है, 5, 10, 15, या फिर 4 की श्रृंखला में है, 4, 8 और 12, ज़्यादातर ये 5 की श्रृंखला में आता है पेंटा के आधार पर। तो हम फ्लोर को देख करके उनके केटल व सेपल गिन करके बता सकते हैं कि डाइकोट प्लांट का फ्लोर है। दूसरा आता है इसमें लीफ के आधार पर। लीफ के आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि मोनोकोट प्लांट है या डाइकोट प्लांट है? मोनोकोट प्लांट की लीफ है वो संकरी होती है। मोनोकोट प्लांट की लीफ संकरी होती है तथा फाइबर युक्त होती है, यानी कि इसमें रेशा पाया जाता है। संकरी पत्ती। जबकि डाइकोट प्लांट में क्या होता है? जबकि डाइकोट प्लांट की पत्तियां चौड़ी होती है। ब्रॉड लीफ और इसकी नैरो लीफ होती है। ठीक है। मोनोकोट प्लांट की पत्तियां हैं वो रेशेदार होती है, जबकि डाइकोट प्लांट की पत्तियां हैं उनमें जालिकावत शीरा विनाश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जालिकावत शीरा विनाश। शीरा विनाश। इस आधार पे हम पत्ती को देख करके बता सकते हैं कि ये मोनोकोट प्लांट है या डाइकोट प्लांट। इसके बाद में तीसरा आता है रूट के आधार पर। रूट के आधार पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि मोनोकोट प्लांट है या डाइकोट प्लांट है? मोनोकोट प्लांट की जड़ें
फाइबर युक्त होती है, यानी कि इनमें मूसला मूल पाई जाती है। मोनोकोट प्लांट होता है, उसकी जड़ें हैं वो फाइबर युक्त यानी कि धागे नुमा रेशेनुमा होती है। इसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? इस मोनोकोट प्लांट में मूसला मूल प्रकार की जड़ें पाई जाती है। पौधे को उखाड़ के जड़ों से भी हम पता कर सकते हैं कि प्लांट मोनोकोट है या फिर डाइकोट। मोनोकोट है तो उसकी जड़ें हैं वो मूसला मूल यानी धागेनुमा एक गुच्छे में पाएगी, फाइबर युक्त या धागेनुमा रेशेदार संरचना में पाई जाती है। जबकि डाइकोट प्लांट की जड़ें होती है वो जकड़ा मूल प्रकार की होती है। जकड़ा रूप पाई जाती है। ये है वो अधिक गहराई तक नहीं जाती है। मोनोकोट प्लांट की जड़ें हैं वो मूसला मूल है, वो अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, जबकि जकड़ा मूल है वो मर्दा में अधिक गहराई तक जाती है। अधिक गहराई तक जाती है। किस प्रकार की जड़ें हैं? जकड़ा जड़ें। ठीक है। एक अपस्थानिक जड़ें होती है, वो क्या होता है? बरगद वगैरह में पाई जाती है। जो वे जड़ें जो वायवीय भागों में पाई जाती है क्या कहलाती है? अपस्थानिक जड़ें। इसके बाद में 4 नंबर पे आता है, इसमें डिफरेंस है वो चौथा डिफरेंस है वो सीड के आधार पर। किसके आधार पर? सीड के आधार पर। मोनोकोट प्लांट का सीड होता है वो पल्सेस ग्रोप की भांति 2 भागों में डिवाइड नहीं होता है, तो उसे मोनोकोट प्लांट कहते हैं। और जो सीड पल्स ग्रोप की भांति 2 भागों में डिवाइड हो जाता है उसे क्या कहते हैं? डाइकोट प्लांट कहते हैं। भांति 2 भागों में विभक्त नहीं होता है, जबकि डाइकोट प्लांट होता है वो क्रोप की भांति 2 भागों में बंट जाता है। डाइकोट प्लांट का सीड क्या होता है? पल्स क्रोप की भांति 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में बंट जाता है। चलो ओके, थैंक यू। बाकी का कल पढ़ेंगे।